जय हिंद बच्चों। आज क्लास 11th फिजिक्स के 5th चैप्टर लॉज ऑफ मोशन का 13th लेक्चर है। लेक्चर का नंबर 5.13। जितने भी मेरे लेक्चर आपको मिलेंगे बिल्कुल सीरीज से मिलेंगे। आप प्लेलिस्ट में जाकर उनको एक तरफ से देख सकते हैं और अपना पूरा चैप्टर कंप्लीट कर सकते हैं। और आज का जो टॉपिक है हमारा वो है बच्चों फ्रिक्शन। नहीं फ्रिक्शन नहीं, फ्रिक्शन नहीं है, फ्रैक्शन। इसी कंफ्यूजन को समझना है, इसी कंफ्यूजन को समझना। सबसे पहले देखो, ये 2-3 वर्ड हैं, काफ़ी सिमिलर हैं और जब बोलते हैं तो कई बार कंफ्यूजन हो जाता है कि राइट प्रोनाउंसिएशन क्या है इसका। पहले हम उसको सीखेंगे। देखो, हमारा जो टॉपिक है वो है फ्रिक्शन। क्या बोल रहे हैं? फ्रिक्शन। फ्रिक साउंड समझ में आ रहा होगा, फ्रिक्शन। जिसे हम बोलते हैं घर्षण या बोलते हैं रगड़ लग रही है, वो हमारा क्या हो गया? फ्रिक्शन। इसको हमें पढ़ना है। दूसरा इससे सिमिलर, काफी हद तक सिमिलर साउंड प्रोड्यूस करता है, दूसरा वर्ड है हमारा फिक्शन। अब डिफरेंस समझ में आ रहा होगा। इसमें बोल रहे थे फ्रिक्शन, इसमें बोल रहे हैं फिक्शन। अब फिक्शन क्या होता है आपने बहुत सारा सुना भी होगा। फिक्शन मूवीज होती हैं, फैंटेसी दिखाई जाती है, उसमें सब कल्पना की ये हो रहा है, वो हो रहा है, इंसान उड़ रहा है, इस तरीके से बहुत सारी चीजें। तो वो हमारा क्या हो गया? फिक्शन, यानी कि कल्पना। जो तीसरा होता है फ्रैक्शन या फ्रैक्शनल नंबर। आपने फ्रैक्शनल नंबर पढ़ा होगा या फ्रैक्शन पढ़ा होगा। फ्रैक्शन क्या होता है? 2/3, 5/7। जब इस तरीके से हम किसी नंबर को लिखते हैं तो वो क्या कहलाता है? हमारा फ्रैक्शनल नंबर। तो हमें फिक्शन नहीं पढ़ना, हमें फ्रैक्शन नहीं पढ़ना, हमें फ्रिक्शन पढ़ना है। हमें क्या पढ़ना है? फ्रिक्शन। तो इसको रब कर देते हैं हम। समझ आया? इसको रब कर देते हैं और जो हमें पढ़ना उसे देते हैं। छोटा सा टॉपिक, बढ़िया इंटरेस्टिंग, मजा आएगा पढ़ने में। देखो बच्चों, जैसे मैंने बताया फ्रिक्शन रगड़, दो ऑब्जेक्ट एक दूसरे के साथ रगड़ खा रहे हैं तो उससे हम बोल रहे हैं कि इनके बीच में फ्रिक्शन प्रोड्यूस हो रहा है। तो फ्रिक्शन होता क्या? देखो, फ्रिक्शन एक टाइप का फोर्स ही है। फ्रिक्शन एक टाइप का फोर्स है और जो कि जब दो ऑब्जेक्ट के बीच में रिलेटिव मोशन होता है तो उसका अपोज करता है। अभी इन टर्म को भी समझेंगे कि रिलेटिव मोशन का मीनिंग क्या हो गया और किस तरीके से लग रहा है, डायरेक्शन क्या है, उस चीज़ों को समझें। देखो, सपोज कर लिया हमने कोई सरफेस ले लिया और उस सरफेस पर हमने कोई ऑब्जेक्ट रख दिया जिसका कुछ मास है, मान लिया m मास है इसका। अब हम क्या करते हैं? हमें इस डायरेक्शन में इस पर फोर्स लगाते हैं। तो ये F, कैपिटल F जो हम बनाएंगे वो हमारा अप्लाइड फोर्स को रिप्रेजेंट करेगा, यानी हम फोर्स अप्लाई कर रहे हैं इसे मूव कराने के लिए। अब इस कंडीशन में पहली चीज ये समझना है कि अगर ये जिस डायरेक्शन में हम फोर्स लगा रहे हैं और उसी डायरेक्शन में अगर ये जाने लगता है, जिस डायरेक्शन में हम फोर्स लगा रहे हैं उसी डायरेक्शन में अगर ये जाने लगता है या जाता है, तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन किस डायरेक्शन में लगेगा? तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन इस डायरेक्शन में लगेगा। ये हो गया। अब एक चीज ये समझ लो, समझना ये है कि ये जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन है, ये ऐसे समझो जैसे ये डस्टर मैं अपने हाथ पर ऐसे स्लाइड कर रहा हूं, मैं अपने हाथ पर ऐसे स्लाइड कर रहा हूं। उस कंडीशन में ये जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन है ये कहाँ लग रहा है? इस सरफेस जो मेरे हाथ के साथ टच में है, कांटेक्ट में है, इधर लग रहा है, यानी कि इधर। लेकिन क्या है, अगर हम इस लाइन पर लाइन बनाएंगे तो ये एरो सही से दिखेगा नहीं। ठीक है, तो इसलिए हम क्या करते हैं, इसे ऊपर बना दिया। आप इसे इधर भी बना सकते हैं, ऐसा नहीं कि इधर नहीं बना सकते, इधर बना सकते, लेकिन ये समझना एरो इधर लगाने का मतलब नहीं यहां लग रहा है, ये बिल्कुल इस लाइन, यानी जो बॉटम सरफेस है इस बॉडी का उसे टच करता हुआ पीछे की तरफ ऐसे लग रहा है, ये बिल्कुल बीच में यहां पर। बस समझ में आया ये चीज।
तो अब क्या हो रहा है, अब हमने क्या करा, इसको हम इस डायरेक्शन में ले जा रहे हैं, तो जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन इस डायरेक्शन में लग रहा है। अगर हम इस बॉडी को इस डायरेक्शन में ले जाएं, यानी कि मैं बोलूं कि मैं अप्लाइड फोर्स इस डायरेक्शन में लगा रहा हूं, ऐसे लगा रहा हूं, बात समझ में आया, तो ये फोर्स ऑफ फ्रिक्शन इस डायरेक्शन में लगेगा, बात समझ। अब लगेगा यहीं पर, ये नीचे ऐसे, अब यहाँ ही बना सकते हैं, अब ऊपर सही से दिखेगा इस तरीके से, यहाँ ही बना सकते हैं। अगर आपको डाउट लग रहा है आप इसको ऐसे भी बना सकते हैं, इस तरीके से, ये यहाँ पर ऐसे लग रहा है, पूरे सरफेस में ऐसे लग, बात समझ में आया। ये हमारा क्या होगा फोर्स। अब हमने क्या वर्ड यूज करा कि रिलेटिव मोशन का अपोज करेगा। रिलेटिव मोशन का अपोज करने का मतलब है, बताओ क्या इस फोर्स ऑफ फ्रिक्शन का डायरेक्शन फिक्स है? नहीं। अभी इससे पहले ये लग रहा था राइट टू लेफ्ट, अब ये लग रहा है लेफ्ट टू राइट। कहने का मतलब ये है, ये ब्लॉक जिस डायरेक्शन में जाने की कोशिश करेगा या जाएगा, ये फोर्स ऑफ फ्रिक्शन उसके अपोजिट डायरेक्शन में लगेगा। बात समझ आ रही है? अगर अब इसमें आप ऐसे समझिए, बिल्कुल बहुत आसान है। जैसे डस्टर है, अगर मैं इस डस्टर को इस डायरेक्शन में ले जा रहा हूं तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन इधर लगेगा। अगर मैं इसे इस डायरेक्शन में ले जा रहा हूं फोर्स ऑफ फ्रिक्शन इधर लगेगा। अगर मैं इसे आपकी तरफ ले जा रहा हूं तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन पीछे की तरफ लगेगा। अगर मैं इस तरफ ले जा रहा हूं तो ये इस तरफ लगेगा। बात समझ। जिस डायरेक्शन, अब मान लो ये ऐसे तिरछे तिरछे चल रहा है, कुछ एंगल बना है, हॉरिजॉन्टल के साथ कुछ एंगल बना कैसे जा रहा है, तो इसके अपोजिट लगेगा। मतलब जिस डायरेक्शन में ये जाने की कोशिश करेगा या जाएगा, अभी कोशिश करेगा ये वर्ड यूज कर रहा है, उसका भी मतलब समझना, उसके अपोजिट ये फोर्स ऑफ फ्रिक्शन लगेगा। तो रिलेटिव मोशन का अपोज करेगा का मतलब क्या हो गया कि जिस डायरेक्शन में जाने की कोशिश करेगा या जाएगा उसके अपोजिट में लगेगा। अब ये कोशिश करने वाला कॉन्सेप्ट समझना। तो पहली चीज समझ में आया, तो हम कहते हैं फ्रिक्शन इज अ फोर्स विच अपोजेस द रिलेटिव मोशन ऑफ द ऑब्जेक्ट। फ्रिक्शन एक ऐसा फोर्स है जो ऑब्जेक्ट के रिलेटिव मोशन का अपोज करता है। इसका मतलब ये हो गया कि जिस डायरेक्शन में ऑब्जेक्ट जाने की कोशिश करेगा या जाएगा उसके अपोजिट में लगेगा। अब बार बार एक वर्ड यूज करें, जाने की कोशिश करेगा, उसमें भी डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन समझ में आया, ठीक है। अब इसमें ये देखो, जो हम फोर्स ऑफ फ्रिक्शन लग रहा है समझना है। अब हमने क्या किया कि एक ऑब्जेक्ट मान ली, फिर से हमने एक ऑब्जेक्ट ले लिया और उस पर हमने एफ फोर्स लगा दिया, ये इस डायरेक्शन, ठीक है, एफ फोर्स लगा दिया। ऑब्जेक्ट का कुछ मास है, उससे मतलब हमने मास भी हम ले लिया। अब क्या हो रहा है, जो हमने ये फोर्स लगाया, इस फोर्स को लगाने पर ये ऑब्जेक्ट मूव नहीं कर रहा है, ये ऑब्जेक्ट मूव नहीं कर रहा। अब पहला क्वेश्चन ये आता है कि हम जब किसी ऑब्जेक्ट पे, देखो बच्चों, जब किसी ऑब्जेक्ट पे कोई फोर्स लगाते हैं तो जरूरी नहीं है कि वो ऑब्जेक्ट मूव करने लगे। क्यों भाई? आप किसी ट्रक को धक्का देने लगो, वो खड़ा हुआ है तो आपके फोर्स लगाने चल थोड़ी देगा, आपके फोर्स लगाने से वो चल थोड़ी देगा। लेकिन अगर कोई टॉय कार है किसी बच्चे की, उसे धक्का लगा दिया तो वो चलने लगी, मूव करने लगी। तो कहने का मतलब ये है कि हम जब किसी ऑब्जेक्ट पर फोर्स लगाते हैं तो इस बात की गारंटी नहीं है कि वो मूव करने लगे, वो डिपेंड करेगा हम कितना फोर्स लगा रहे हैं उसमें, ठीक है। अगर वो इतना सफिशिएंट होगा कि उसे चला सकता तो चल जाएगा, नहीं तो चल ही नहीं पाएगा। ये नहीं है कि हमने फोर्स लगाया तो मूव कर दिया, हमने किसी दीवार को धक्का देने लगे दीवार अपनी जगह शिफ्ट हो जाए, ऐसा नहीं होता। अब ये समझो कि हम इस ऑब्जेक्ट पर जो है लेफ्ट टू राइट फोर्स लगाएंगे, लेकिन कंडीशन ये है, समझना है कि हम जो है इस पर जो फोर्स लगाएंगे वो कांस्टेंट नहीं लगाएंगे। हमारा ये जो फोर्स है ये वेरिएबल फोर्स, इसकी वैल्यू बढ़ती जाएगी बढ़ती जाएगी। अब सपोज कर लो मैंने ये मान लिया कि इस ब्लॉक को मूव कराने के लिए, यानी कि जो फोर्स चाहिए वो चाहिए हमें 10 न्यूटन का, एफ जो चाहिए फोर्स चाहिए वो चाहिए 10 न्यूटन। यानी कि अगर हम 10 न्यूटन का फोर्स लगा दें, 10 न्यूटन का, या ऐसे बोलें कि 10 न्यूटन से ऊपर
पॉइंट में भी लगा दें तो ये मूव कर जाएगा, मतलब 10 न्यूटन तक मूव नहीं करेगा। आप ऐसे समझो 10 न्यूटन के बाद 10.0000001 न्यूटन भी लगा दिया तो ये मूव कर जाएगा, लेकिन 10 न्यूटन तक ये मूव नहीं करेगा। 10 न्यूटन से ऊपर लगाया, पॉइंट में भी लगा दिया, बिल्कुल जरा मैंने जैसे बताया 10.0000001 भी लगा दिया तो ये मूव कर जाएगा, लेकिन 10 न्यूटन तक ये मूव नहीं करेगा। अब जरा कंडीशन समझना, आपने लगाया 1 न्यूटन का अप्लाइड फोर्स, तो इस बॉडी और जिस सरफेस पर ये रखा है ब्लॉक, इसके बीच में जो ये फोर्स ऑफ फ्रिक्शन लग रहा है ये कितना लगेगा? 1 न्यूटन का। अभी ये फोर्स ऑफ फ्रिक्शन क्या कहला रहा है? स्टैटिक फ्रिक्शन, क्योंकि ये ब्लॉक रुका हुआ है, क्योंकि ये 10 न्यूटन से जब ऊपर लगाएंगे तभी ये चलेगा, उससे पहले ये स्लाइड नहीं हो सकता है। अब आपने लगाया 2 न्यूटन तो ये फोर्स ऑफ फ्रिक्शन लगने लगा 2 न्यूटन, 3 न्यूटन, और आप इस एफ को बढ़ाते जा रहे हैं, ये आपका वेरिएबल फोर्स है, आप बढ़ाते जा रहे हैं बढ़ाते जा रहे हैं, पर ब्लॉक मूव नहीं कर रहा है, ये ब्लॉक वहीं जमा पड़ा है, वहीं रखा है। लेकिन देखने वाली बात ये है कि इसके बढ़ाने से ये बढ़ता जा रहा है, ब्लॉक रेस्ट में ही है, इसकी वैल्यू बढ़ती जा रही है, 5 न्यूटन का हो गया, अब ये भी 5, 6 तो ये 6, 7 तो 7, 8 तो 8, 9 तो 9 और 10 तो 10। तो हमने इस फोर्स ऑफ फ्रिक्शन को क्या कहते हैं? हमने कहा रुकी हुई कंडीशन में, यानी कि अभी ब्लॉक मूव नहीं कर रहा, क्योंकि आपको कंडीशन बता दिया है कि जब इस ब्लॉक पे 10 न्यूटन से ज़्यादा का फोर्स लगाओगे तब ये मूव करेगा। तो अब आप तो 10 न्यूटन से भी कम लगा रहे हो, 10 न्यूटन तक भी लगा दिया तब भी नहीं कर रहे, 10 से ऊपर बस थोड़ा सा भी, थोड़ा मैंने क्या कहा, पॉइंट में भी बढ़ा दिया तो मूव कर जाएगा। तो इस कंडीशन में जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन प्रोड्यूस हो रहा है उसको क्या बोलेंगे? स्टैटिक फ्रिक्शन, क्योंकि ये ब्लॉक रुका हुआ है, स्टैटिक है, स्टेशनरी है, रेस्ट में है, और इसके बीच में फोर्स ऑफ फ्रिक्शन लग रहा है। अब आप एक चीज समझ लो, अगर अप्लाइड फोर्स नहीं लग रहा होता तो कोई पूछेगा ये लगेगा, तो हम कहेंगे नहीं लगेगा, तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन हो गया 0। तो रेस्ट में जब कोई ऑब्जेक्ट होता है तब उस पर जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन लग रहा होता है उसे हम बोलते हैं स्टैटिक फ्रिक्शन। अब स्टैटिक फ्रिक्शन का एक दूसरा नाम, इसको हम स्टैटिक फ्रिक्शन जो है इसको हम बोल देते हैं, आप पढ़ेंगे तो मिलेगा, सेल्फ एडजस्टिंग फोर्स। ये हमारा कैसा है? ये हमारा सेल्फ एडजस्टिंग फोर्स है। क्यों बोल रहे हैं इसे? इसलिए बोल रहे हैं कि आप खुद देखो, जो अप्लाइड फोर्स बढ़ा तो ये बढ़ा, ये और बढ़ा तो ये और बढ़ा, ये और बढ़ा तो और बढ़ा। अब ये मान लो 8 हो गया तो ये भी 8 हो गया, 10 हो गया तो 10 हो गया। अब मान लो इसको फिर कम करना शुरू कर दीजिए, फिर से हो गया 7 तो ये हो गया 7, हो गया 5 तो 5, मतलब इस एफ को बढ़ा रहे हैं तो ये बढ़ रहा है, इस एफ को कम कर रहे हैं तो ये कम हो रहा है। तो ये इसके हिसाब से एडजस्ट कर रहा नहीं कर रहा है, तो ये हमारा क्या हो गया? स्टैटिक फ्रिक्शन को हम बोलते हैं सेल्फ एडजस्टिंग फोर्स। बात समझ आ गई? अब ये सेल्फ एडजस्टिंग फोर्स हो गया। अब क्या होता है, अब हमने इससे आगे की बात करेंगे। अगर हम 10 न्यूटन से ज़्यादा फोर्स लगाएंगे, जैसे हमने 10 न्यूटन लगा दिया, 10 न्यूटन तक ये रेस्ट में रहेगा। अब 10 के बाद 10.1 न्यूटन लगा दिया, 10 मान हमने अब फोर्स कितना लगाया, हमारा अब जो फोर्स है वो फोर्स लगा दिया हमने, मान लो 10.1 न्यूटन। इतना फोर्स लगाने पर या तो ये ब्लॉक मूव कर जाएगा, या इसको भी छोड़ो, अगर हम इसको ऐसे भी लिख देते हैं 10.00000000001 न्यूटन, इतना फोर्स लगा दें तब भी ये मूव कर जाएगा। तो कितना फोर्स लगाने तक ये रेस्ट में रहा? कितना फोर्स लगाने तक? हम बोल रहे हैं 10 न्यूटन का लगाया तब तक ये रेस्ट में रहा, लेकिन 10 से ऊपर थोड़ा सा भी बढ़ा दिया, देख रहे हो बहुत कम बढ़ाया, इतना 0.00001 न्यूटन, तो ये मूव कर जाएगा। तो समझना है कि 10 से कम जितनी भी वैल्यू हैं
10 से कम जितनी वैल्यू, यानी कि 1 न्यूटन, 2 न्यूटन, 3 न्यूटन, 4 न्यूटन, 5, 10 से कम जितनी वैल्यू उसको हम बोलेंगे स्टैटिक फ्रिक्शन, एफ से रिप्रेजेंट करेंगे। 10 से कम जितनी भी हैं, यानी कि 9.9999 उसको भी हम क्या बोलेंगे, स्टैटिक फ्रिक्शन। लेकिन जो 10 न्यूटन का फोर्स है उसे हम क्या बोलेंगे, उसे बोलेंगे हम स्टैटिक और मैक्स, ये उसको हम बोलेंगे मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शन, मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शन या लिमिटिंग स्टैटिक फ्रिक्शन, उसे क्या बोलते हैं, मैक्सिमम। देखो ये थर्ड पॉइंट और सेकंड और थर्ड दोनों कंबाइन हो गया, लिमिटिंग स्टैटिक फ्रिक्शन और लिमिटिंग फ्रिक्शन या मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शन। देखो रेस्ट में इस ब्लॉक पर कितना मैक्सिमम फोर्स, मतलब कितना हम मैक्सिमम लगा दें और ये रेस्ट में रहे, तो वो हमारा कितना हो गया, वो हमने बात की, वो फोर्स है हमारा 10 न्यूटन का। 10 न्यूटन का अगर हम फोर्स लगा दें तो ये ब्लॉक, ये अप्लाइड फोर्स लगा दें, एफ की बात कर रहे हैं, तो जब हम 10 न्यूटन का एफ लगाएंगे तो ये जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन है ये भी 10 न्यूटन का हो जाएगा, क्योंकि ये इस पे डिपेंड कर रहा है, इसके अकॉर्डिंग एडजस्ट कर रहा है अपने आप को। रेस्ट कंडीशन में बात कर रहे हैं, समझ में आया, रेस्ट कंडीशन, इसको कम कर रहे हो तो ये कम हो रहा है। तो हमने कहा हम रेस्ट कंडीशन है, मतलब फोर्स बढ़ाते हैं बढ़ाते हैं बढ़ाते हैं, ऑब्जेक्ट रुका है रुका है रुका है, हम फोर्स बढ़ाते हैं, तो कितना मैक्सिमम फोर्स लगा दें कि वो रुका ही रहे, तो हमने कहा 10 न्यूटन तक का अगर आप फोर्स लगा दोगे तो ये रुका रहेगा। भाई रुका तो ये 9 पर भी है, 9 न्यूटन पर भी है, 8 न्यूटन पे, सब पे रुका हुआ है, लेकिन आपको जो बात समझना है कि 10 न्यूटन इसलिए बोल रहे हैं, 10 के ऊपर अगर थोड़ा सा भी बढ़ा दिया तब ये नहीं रुका रहेगा, तब ये मूव कर जाएगा। तो इस फोर्स को क्या बोल दिया हमने, ये 10 न्यूटन क्या हो गया, मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शन, यानी कि रुकी हुई पोजीशन में, स्टेशनरी स्टेट में, स्टैटिक का मतलब होता है रेस्ट, रेस्ट पोजीशन में मैक्सिमम इसमें कितना फोर्स लग सकता है उसे बोलते हैं मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शन। इस 10 न्यूटन से कम जितनी वैल्यू होंगी, चाहे वो 9.999 हो या 9 न्यूटन हो, 8 न्यूटन, 7 और उनके बीच में कोई वैल्यू हो, उन सबको हम बोलेंगे स्टैटिक फ्रिक्शन। यानी कि हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, यानी कि 10 न्यूटन से कम, 10 न्यूटन से कम, लेस देन 10 न्यूटन, इसको हम क्या बोलेंगे, स्टैटिक फ्रिक्शन। और इस कंडीशन अगर फोर्स 10 न्यूटन होगा तो क्या बोलेंगे, मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शन, मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शन या लिमिटिंग स्टैटिक फ्रिक्शन या सिंपली लिमिटिंग फ्रिक्शन। बात समझ में आया, ये हो गया। अब क्या होता है, अब इस पे एक इंपॉर्टेंट पॉइंट समझना। अब मान लो किसी ने 10 न्यूटन से ज्यादा लगा दिया, जैसे इतना ही फोर्स लगा दिया, इस कंडीशन में ये मूव कर जाएगा, इस कंडीशन में ये मूव कर जाएगा। और बच्चों जब ये मूव कर जाएगा तब भी इस ब्लॉक और जिस सरफेस पे ये रखा है उसके बीच में फोर्स ऑफ फ्रिक्शन लगेगा। अब लेकिन हमारा ब्लॉक मूव कर रहा है, ये चल रहा है, तो इसके और इसके बीच में फोर्स ऑफ फ्रिक्शन लगेगा। लेकिन अब जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन लगेगा उसको हम स्टैटिक फ्रिक्शन ना बोलकर हम क्या बोलेंगे, अब हम उसे बोलेंगे काइनेटिक फ्रिक्शन और एफ के लिखेंगे। काइनेटिक का मतलब ये हो गया कि अब ये ब्लॉक मूव कर रहा है, इस कंडीशन में इस ब्लॉक और इस सरफेस के बीच में जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन लग रहा उसको हम बोलते हैं काइनेटिक। काइनेटिक का मतलब मोशन में आ गया ऑब्जेक्ट। बात समझ में आया? तो काइनेटिक फ्रिक्शन भी बोल देते हैं हम, इसे डायनामिक फ्रिक्शन भी बोल देते हैं। ठीक है, दूसरी चीज समझना, यानी कि ब्लॉक जब मूव कर रहा है तो उस ब्लॉक और उस सरफेस जिस पर वो मूव कर रहा है, स्लाइड कर रहा है, घिसता हुआ चल रहा है, उस के बीच में जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन लग रहा है उसे क्या बोल रहे हैं, काइनेटिक फ्रिक्शन। अब काइनेटिक फ्रिक्शन या डायनामिक फ्रिक्शन की बात करें तो ये दो तरीके का होता है। देखो कोई भी बॉडी दो तरीके से मूव कर सकती है, या तो वो स्लाइड करके जा रही हो या वो रोल करके जा रही हो। तो अगर कोई बॉडी रोल करती हुई जा रही है तो उसे बोल रहे हैं रोलिंग फ्रिक्शन। जैसे कार चल रही है, पहिए घूम रहे हैं, ठीक है, ट्रक चल रहा है, पहिए घूम रहे हैं, ट्रेन चल रही, पहिए घूम रहा है, उन ट्रेन के पहिए और पटरी के बीच में जो फ्रिक्शन लग रहा है वो बोल रहे हैं रोलिंग फ्रिक्शन। स्लाइडिंग फ्रिक्शन, किसी चीज को हम ड्रैग कर रहे हैं, खींच रहे हैं, ठीक है, तो उसको खींच रहे हैं, खचेड़ रहे हैं उसको, तो उस कंडीशन में जो फ्रिक्शन लगेगा वो क्या कहलाएगा, हमारा
स्लाइडिंग फ्रिक्शन कहलाएगा। इतना समझ में आया। दूसरी चीज एक ये समझना कि जो काइनेटिक फ्रिक्शन होता है, ये जो काइनेटिक फ्रिक्शन होता है ये हमारा स्टैटिक फ्रिक्शन से कम होता है। यानी कि जो स्टैटिक फ्रिक्शन होता है इससे ये हमारा कम होता है, या हम ऐसे बोल सकते हैं मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शन से। भाई स्टैटिक फ्रिक्शन की वैल्यू तो चेंज होती रहती है, तो स्टैटिक में जो मैक्सिमम वैल्यू उसकी बात कर रहे हैं, तो काइनेटिक फ्रिक्शन जो होता है मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शन से हमेशा कम होता है। अब आप देखोगे ये बात समझ में आई कि काइनेटिक फ्रिक्शन मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शन से हमेशा कम होता है। अब देखो इसका एक प्रूफ भी बताते हैं, इसका एक एग्जांपल भी बताते हैं, बहुत उसमें मजा आएगा। देखो क्या है, कैसे पता चल रहा है कि ये जो काइनेटिक फ्रिक्शन है वो स्टैटिक फ्रिक्शन से कम है। एक एक्सपेरिमेंट ऐसा हुआ कि एक बंदे की गाड़ी खराब हो गई, कार। अब कार में उसको क्या करना है, सेल्फ नहीं ले रही, नहीं स्टार्ट हो रही है वो चाबी से, तो उन्होंने कही ऐसा है धक्का दे दो तो उसको स्टार्ट हो जाएगी। तो उन्होंने कहा ठीक है। अब उसने क्या कहा, हमने दोस्त को देखा, उन्होंने कहा ये ज़रा धक्का लगाइयो, वो आ गया। उनने कार को धक्का लगाया, एक ने धक्का लगाया, अब एक तो कार में बैठा है, कंट्रोल करना है कार को, ठीक है, क्लच व्लच दबा के स्टार्ट करने की कोशिश करना, धक्का मार के होगी। एक ने धक्का मारा, वो स्टार्ट नहीं किया, वो धक्का मारा है वो चल ही नहीं पाई, हिली नहीं, तो उन्होंने कहा दूसरे को बुला ले रहा, तो उन्होंने दूसरे दोस्त को बुला लिया। अब एक तो कार में बैठा ही है, अब दो लोग धक्का मार रहे हैं, तब भी नहीं हिली, तभी उन्होंने कहा एक और बुला ले रहे हैं, वो तीसरे को बुला लिया। जब तीसरे को बुला लिया, तीनों ने धक्का मारा, जब तीनों ने धक्का मारा तो वो कार चल गई। अब तीन धक्का मार रहे हैं, समझ, तीनों धक्का मार रहे हैं दोस्त, और एक कार में बैठा है चौथा वाला, तो चौथे वाले से कोई मतलब नहीं, वो तो कार में बैठा ही है। जो तीन धक्का मारा उनकी बात होना, तीन धक्का मारा, कार चल रही, तो तीन धक्का मारते मारते क्या वो एक निकल लिया। अब एक निकल लिया तो दो ही उसे कार को ले आ रहे हैं, धक्का मारते मारते दो ही उस कार को ले आ रहे हैं। अब वो धक्का मारते मारते आगे तक ले गए, उन्होंने स्टार्ट करने की कोशिश करी, फिलहाल वो नहीं हुई, वो फिर रुक गई। अब उनने फिर दो ने धक्का मारा, अब वो फिर नहीं चल रही, तो उन्होंने फिर तीसरे को बुलाया। जब तीसरे को फिर से बुलाया, अब तीनों ने धक्का मारा, वो फिर चलने लगी, फिर वो एक निकल लिया, ठीक है। अब वो एक निकल लिया, वो फिर दो धक्का मारते हुए ले जा रहे हैं, अब दो धक्का मारते हुए ले जा रहे हैं, वो कार चल रही है, और फिर उसने स्टार्ट करने की कोशिश करी, फिर वो बंद हो गई, फिर उन्होंने दो ने धक्का मारा, फिर नहीं चल रही। तो इस चीज़ से हमें क्या पता चल रहा है, इस चीज़ से हमें जो पता चल रहा है कि जब पहले वो रेस्ट में थी, एक ने धक्का मारा नहीं चली, क्योंकि एक ने फोर्स लगाया तो उसमें फोर्स और फ्रिक्शन प्रोड्यूस हुआ। अब वो रुकी हुई है तो कौन सा फ्रिक्शन प्रोड्यूस हुआ, स्टैटिक फ्रिक्शन। दो ने धक्का लगाया नहीं चली कार, कौन सा फोर्स और फ्रिक्शन लग रहा है, स्टैटिक फ्रिक्शन। जब तीन ने मारा फोर्स तो वो कार चलने लगी, अब तीन के फोर्स मारने पे वो चलने लगी, तीन के धक्का देने पे चलने लगी। अब कार के और रोड के बीच में कौन सा फ्रिक्शन लगने लगा, काइनेटिक फ्रिक्शन। अब तीनों चल रही कार, समझना, तीनों चला रहे हैं कार को, चलाते 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 एक निकल लिया। जब एक निकल लिया, दो धक्का दे रहे हैं, कार तो चल रही है, तो कौन सा फ्रिक्शन लग रहा है, अब काइनेटिक फ्रिक्शन लग रहा है। काइनेटिक फ्रिक्शन कम होता है, इसलिए वो दोनों धक्का दिए पड़े उसे, कार चल रही है। अब जब वो कार आगे जाके रुक गई, उसने स्टार्ट करा, क्योंकि जब स्टार्ट होती है वो क्लच व्लच दबाते तो थोड़ा सा उसके चेंज आता है उसमें, तो वो एक तरीके झटकट के मार के स्टार्ट नहीं, मान लो रुक गई। अब वो रुक गई जब, तो उसके बाद जो है फिर उनने दोनों धक्का लगाया, वो फिर उनसे नहीं हिल रही, अब फिर तीसरे को बुलाओ। तो इससे ये पता चल रहा है कि जब वो कार चल रही है, और आप उसको भी छोड़ दो, अगर आपको ये लग रहा है कि भाई स्टार्ट करने में क्या बात बता रहे हैं, आप सिंपल ऐसे मान लो कार का डब्बा, उसमें इंजन ही नहीं है, हम तो ऐसे मान ले रहे हैं एग्जाम्पल, उसमें इंजन ही नहीं है, उसमें कोई एक बैठा हुआ है सिर्फ, वो सिर्फ उसको स्टीयरिंग पकड़ा रहा है, कुछ नहीं करना, सिर्फ स्टीयरिंग लगा उसमें। दो धक्का मार रहे नहीं चल रही है, तीसरे ने धक्का मारा चलने लगी। अब चलते 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 एक हट निकल लिया। अब जब एक निकल लिया, दो धक्का मार रहे हैं, वो चलाते रह रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं आ रही। लेकिन जब उन्होंने दोनों ने धक्का मारना बंद कर दिया, कहा थोड़ा रेस्ट ले रहे हैं, अब जब उन दोनों ही ने धक्का मारा, फिर उनसे ही नहीं चल रही है। तो इससे ये पता चल रहा है कि जब तीनों ने धक्का मारना स्टार्ट किया, तो जब वो कार रेस्ट में थी तो उस समय ज़्यादा फ्रिक्शन प्रोड्यूस कर रहा था, क्योंकि स्टैटिक फ्रिक्शन लग रहा था। जैसे ही धक्का मारा तीनों ने, कार चलने लगी, जब कार चलने लगी तो काइनेटिक फ्रिक्शन लगने लगा, फिर एक निकल लिया, दो धक्का मार रहे हैं, चलाते जा रहे हैं, फिर दो धक्का मारते मारते दोनों थक गए, उन्होंने कहा 2 मिनट रेस्ट कर लें। जैसे ही वो रुके, कार भी रुक गई। अब उनने फिर धक्का मारा, अब उनसे ही नहीं चल रही है, अभी उन्हीं से चल रही थी, अब उन्हीं से नहीं चल रही है। तो इससे पता चल रहा है कि जो काइनेटिक फ्रिक्शन होता है वो स्टैटिक फ्रिक्शन से जो होता है कम होता है। बात समझ में आया, काइनेटिक फ्रिक्शन स्टैटिक फ्रिक्शन से कम होता है, ये आपको याद रखना।
तो आपने क्या पढ़ा कि फ्रिक्शन क्या होता है, फ्रिक्शन रिलेटिव मोशन का अपोज करता है। स्टैटिक फ्रिक्शन क्या होता है, जो रेस्ट में फोर्स ऑफ फ्रिक्शन लगता है वो स्टैटिक फ्रिक्शन होता है। लिमिटिंग स्टैटिक फ्रिक्शन क्या होता है, रेस्ट कंडीशन में जो मैक्सिमम फोर्स ऑफ फ्रिक्शन लगता है वो लिमिटिंग स्टैटिक फ्रिक्शन या लिमिटिंग फ्रिक्शन कहलाता है। डायनेमिक फ्रिक्शन क्या होता है या काइनेटिक फ्रिक्शन क्या होता है, जो मोशन में ऑब्जेक्ट होता है तब लगता है। डायनेमिक फ्रिक्शन या काइनेटिक फ्रिक्शन के दो टाइप्स होते हैं, एक स्लाइडिंग एक रोलिंग। स्लाइड करने पे घसीटने पे जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन लग रहा होता है उसे बोलते हैं स्लाइडिंग फ्रिक्शन। रोल कर रहे हो कोई गाड़ी को, रोल करने का मतलब कोई गाड़ी चल रही है जैसे कार हो गई और ट्रक हो गया, बाइक हो गई, तो ये क्या कर रहे हैं, अर्थ सरफेस पे रोल कर रहे हैं। रोल करने का मतलब जब पहिए घूम रहे हैं उस कंडीशन में जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन लग रहा है वो रोलिंग फ्रिक्शन हो गया। इतना क्लियर हो गया, ठीक। अब इसका एक छोटा सा एक आप ग्राफ देख लें जो इसी चीज को जो है एक्सप्लेन करेगा, ठीक है, ये चीज को समझाएगा कि स्टैटिक फ्रिक्शन और हमारा काइनेटिक फ्रिक्शन के बीच में। इंपॉर्टेंट है ग्राफ, ये दे दिया जाता है कभी कभी और उसमें फिल करने के लिए भी आता है और कभी कभी बनाने के लिए भी बोल दिया जाता है। अब कैसे आएगा तो बताता हूँ। अब बच्चों एक ये ग्राफ देख लो जो आपको समझाया गया उसी से रिलेटेड है, आपको समझना है। ये हॉरिजॉन्टल एक्सिस है, ये अप्लाइड फोर्स को रिप्रेजेंट कर रही है, यानी कि ऑब्जेक्ट पे आप कितना फोर्स लगा रहे हो। ये वर्टिकल एक्सिस है, जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन को रिप्रेजेंट कर रही है। अब यहाँ से स्टार्ट हुए, इस पॉइंट पर ये ओरिजिन है, इस पॉइंट पर अप्लाइड फोर्स भी जीरो है और ये फोर्स ऑफ फ्रिक्शन भी जीरो है। जैसे जैसे ऐसे हम आगे चलते जा रहे हैं क्या हो रहा है, अप्लाइड फोर्स बढ़ता जा रहा है और फोर्स ऑफ फ्रिक्शन भी बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, बढ़ता। देखो मैंने एफ लिखा, ये लाइन जो है ये स्टैटिक फ्रिक्शन को रिप्रेजेंट कर रही है। जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन है ये तो वर्टिकल लाइन जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन को रिप्रेजेंट कर रही है। अब फ्रिक्शन में भी आपको पता है टाइप्स हैं, काइनेटिक फ्रिक्शन, स्टैटिक फ्रिक्शन, लिमिटिंग स्टैटिक फ्रिक्शन, आपको अभी समझाया गया है। तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन बढ़ रहा है क्योंकि अप्लाइड फोर्स बढ़ रहा है। ऐसे बढ़ते जाओ बढ़ते जाओ बढ़ते जाओ, ये बॉडी रुकी हुई है, समझना, बढ़ते 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 इस पॉइंट पर आ गए। इस पॉइंट पर जो है बॉडी अभी रुकी हुई है और मैक्सिमम फोर्स लग रहा है। तो जब रुकी हुई कंडीशन में मैक्सिमम फोर्स लगता है तो उसे हम क्या बोलते हैं, मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शन। तो मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शन कितना होगा, ये यहाँ पे अगर हम यहाँ मिला दें तो इससे हम इस पॉइंट को इधर मिलाकर इस मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शन की वैल्यू को पता कर सकते हैं, क्योंकि ये वाली लाइन तो फ्रिक्शन को रिप्रेजेंट कर रही है। अब उसके बाद क्या होता है, अगर हम अप्लाइड फोर्स और बढ़ा दें तो देख रहे हो ग्राफ एकदम नीचे की तरफ चला जा रहा है, एकदम ये नीचे की तरफ गया और फिर ऐसे करके सीधा हो गया, फिर ये सीधा क्या होगा, हॉरिजॉन्टल एक्सिस के पैरेलल हो गया। और यहाँ पे हमने लिख दिया काइनेटिक फ्रिक्शन। ये बताने जा रहे हैं कि जो काइनेटिक फ्रिक्शन होता है वो मैक्सिमम, देखो ये जो पॉइंट है ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, ये कर रहा है मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शन को। तो काइनेटिक फ्रिक्शन जो होता है मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शन से कम होता है। स्टार्टिंग में मैंने इस तरीके से लिखा था कि एफ एस मैक्स लिख दिया, ये मैं बोल सकते ज़्यादा है किससे, एफ के से, या बोल सकते हैं काइनेटिक फ्रिक्शन कम है किससे, मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शन से। और ये इस तरीके से फिर देखो ये सीधा चलता चला जा रहा है, यानी कि अप्लाइड फोर्स के बढ़ाने या कम करने पर काइनेटिक फ्रिक्शन में कोई चेंज नहीं आता। ये पॉइंट नोट करने वाली बात है। जैसे इसमें स्टैटिक फ्रिक्शन में क्या हो रहा है, जैसे हमने अप्लाइड फोर्स जीरो लगाया है, जीरो लग रहा है, इसको अप्लाइड फोर्स बढ़ाते जा रहे बढ़ाते जा रहे बढ़ाते जा रहे, तो ये हमारा स्टैटिक फ्रिक्शन बढ़ता जा रहा है बढ़ता जा बढ़ता। और जब इस पॉइंट पर आकर क्या हो गया, स्टैटिक फ्रिक्शन मैक्सिमम हो गया, तो उसको हमने बोल दिया मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शन। फिर और बढ़ाया तो फिर एकदम सडनली कम हुआ, क्योंकि बॉडी मूव करने लगी। जब मूव करती है तो उसमें कौन सा फ्रिक्शन लगता है, काइनेटिक फ्रिक्शन। अब ये बॉडी है, देखो इस तरीके से हमने बना दी, ग्राफ ऐसे चला, ये बता रहा है कि अब अप्लाइड फोर्स बढ़ाते रहो, काइनेटिक फ्रिक्शन पर कोई भी फर्क नहीं पड़ता। होता क्या है, अगर ऑब्जेक्ट धीरे चल रहा हो या तेज चल रहा हो, उस कंडीशन में काइनेटिक फ्रिक्शन उतना ही रहता है। काइनेटिक फ्रिक्शन जो होता है स्पीड पर डिपेंड नहीं करता है। अगर हम एक एक्सट्रीम लेवल की बात करें, बहुत ज़्यादा है स्पीड, उतनी स्पीड की बात नहीं कर रहे हैं, जनरली अगर हम बात कर रहे हैं तो हम यही लिखेंगे आंसर कि काइनेटिक फ्रिक्शन जो है इंडिपेंडेंट टू द वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट। काइनेटिक फ्रिक्शन जो है ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी पर डिपेंड नहीं करता, धीरे है तो भी उतना ही लगेगा, ज़्यादा तेज चल रहा है तो भी उतना ही लगेगा। लेकिन जो स्टैटिक फ्रिक्शन है वो अप्लाइड फोर्स पे डिपेंड करता है, वो आपने देख लिया। आपको बताया स्टैटिक फ्रिक्शन को हम सेल्फ एडजस्टिंग फोर्स भी बोलते हैं, क्योंकि इसकी वैल्यू फिक्स नहीं रहती। जैसे जैसे अप्लाइड फोर्स बढ़ाते जाते हो इसकी वैल्यू बढ़ती जाती है, जैसे कम करते जाते हो उसकी वैल्यू कम होती जाती है। तो जैसे एक रिलेटेड ग्राफ था, ये बनाने के लिए आ जाता है। कभी कभी क्या करते हैं वो इस तरीके से अप्लाइड फोर्स दे देंगे और ये फोर्स ऑफ फ्रिक्शन दे देंगे, ग्राफ बना के दे देंगे।
आपको इसमें मेंशन करना कहाँ पर आपको मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शन लिखना, कहाँ पर काइनेटिक फ्रिक्शन। ये आपको पूरा दे देते कि आप इसको बना के दिखाओ, बोल देंगे अप्लाइड फोर्स और फोर्स और फ्रिक्शन के बीच में आप ग्राफ बना के दिखाना है, उसमें काइनेटिक फ्रिक्शन भी मेंशन करना है और स्टैटिक फ्रिक्शन ऐसे करके। तो अलग अलग तरीके से आपसे पूछे जा सकता है, तो आप इस ग्राफ को समझ लें। ये ग्राफ इसी से रिलेटेड था, इंपॉर्टेंट ग्राफ है। तो बच्चों आज का लेक्चर यहीं फिनिश करते हैं, टेंशन लेने की कतई ज़रूरत नहीं है। कोई भी दिक्कत है तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं, मैं उस पर लेक्चर बना दूंगा। और अगर आपको मेरा ये लेक्चर अच्छा लगता है तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट करके अपना फीडबैक ज़रूर दें, क्योंकि आपका फीडबैक हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उससे हमें पता चलता है कि हम कैसा काम कर रहे हैं। और सब्सक्राइब कर लें अगर आपको अच्छा लगता है लेक्चर, और अपने दोस्तों को शेयर कर दें अगर आपको लेक्चर हमारा अच्छा लगता है। तो अपना फीडबैक जरूर लें, टेंशन बिल्कुल ना, कोशिश करते रहें बच्चों। कोशिश करने वालों की हार नहीं होती, मेहनत कभी बेकार नहीं होती। पढ़ते रहें, आगे बढ़ते रहें।